नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी योजना की शुरुआत। हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की बीमा सखी योजना। पहले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर। 11 दिसंबर से अगले 3 साल के लिए संभालेंगे पदभार। राज्यसभा के सभापति ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन में गतिरोध खत्म करने पर होगी बातचीत। आज भारी हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही हुई बाधित। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातें। रचनात्मक रही बातचीत। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता से कराया अवगत। और दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की सियासी मजबूरी। मनीष सिसोदिया की जगह पटपड़गंज से अवध ओझा को दिया टिकट। जंगपुरा भेजे गए सिसोदिया। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल में 77 समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का जो मामला है, उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई में राज्य सरकार के उन आदेशों को रद्द कर दिया था जिसमें 77 समुदायों को राज्य में ओबीसी घोषित किया गया था। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। बंगाल की सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, जिसे कोर्ट भी स्वीकार करता है। हिंदुओं के लिए भी आरक्षण का आधार पिछड़ापन है। पिछड़ापन समाज के सभी वर्गों में समान है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विकास सारथी। विकास, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, सर्वोच्च न्यायालय जब यह बात कह रहा है तो क्या कुछ इसके मायने हैं और पश्चिम बंगाल में किस तरीके का असर है इस फैसले से? पराक्रम, देखिए, जब सुनवाई चल रही थी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी है। कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई अपना अंतिम फैसला या कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। हालांकि कोर्ट की क्वेरी थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये कोर्ट ने कहा कि हमारी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि कपिल सिब्बल जो बंगाल सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटीज हैं, ये जो जातियां हैं, इनको इसलिए ओबीसी वर्ग में रखा गया है क्योंकि ये उनका जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से वो जुड़े हुए हैं लंबे समय से, लंबे वक्त से, उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये कम्युनिटीज पिछड़े वर्ग में आती हैं और इसी आधार पर इनको शामिल किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ पुराने कमीशन, खासतौर से रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि उसमें भी ये कहा गया था कि मुस्लिम्स को भी 10% आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि बंगाल सरकार ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो मुस्लिम है, बल्कि इसलिए इनको दिया गया है कि ये जातियां परंपरागत रूप से ऐसे कामों को करती रही हैं जो उनके हिंदू समकक्ष, जिसमें ओबीसी कैटेगरी में माने जाते हैं, ये उनका बचाव था। हालांकि जो अभी मेरिट्स पर अभी पराक्रम आगे और बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक अंतिम निष्कर्ष फैसला देगा। लेकिन कोर्ट की आज ये टिप्पणी थी और ये सवाल था कि ये जो आरक्षण है और इसको जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया है, तो वो एक कोर्ट की तरफ से क्वेरी आई थी। एक चीज और पराक्रम इसमें कि आंध्र प्रदेश में इसी तरह से 4% आरक्षण मुस्लिम्स को दिया गया था, उसको वहां के हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया था। तो उसी के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस रिजर्वेशन को क्वैश किया और यही दलील यहाँ पर दी गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन माना जाएगा इसको अगर इन कम्युनिटीज को ओबीसी वर्ग में लाया जाता है। लेकिन विकास, 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने का ये जो मामला है, सीधे तौर पर क्या ये ना समझा जाए कि ये वोट बैंक की राजनीति की कोशिश पश्चिम बंगाल सरकार और ममता सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए पराक्रम, अगर हम आज की सुनवाई को छोड़ भी दें, अगर हम इस क्वेरी को भी छोड़ दें, सरकार जो कोर्ट ने पूछा, इसके अलावा एक डेटा रखा गया था कोर्ट के सामने जिसमें ये दिखाया गया था कि जो
वहां का, क्योंकि जो कमीशन है, वो जो राज्य सरकार का ओबीसी कमीशन है, उसने किस दिन आवेदन प्राप्त किया उस कम्युनिटी से और उसी दिन फैसला ले लिया गया। तो ये जो फैसले लिए गए हैं इन कम्युनिटीज को, 77 कम्युनिटीज को ओबीसी में शामिल करने के लिए, इसको लेकर के फेयरनेस नहीं है, ये रिकॉर्ड दिखाता है। क्योंकि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन्होंने एक दिन पहले अपना आवेदन दिया और अगले ही दिन कमीशन ने उस पर निर्णय ले लिया और इसी को आधार बना करके याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी इस पूरे फैसले को। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सारथी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने पानीपत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की है, बीमा सखी योजना, जिसके तहत पहले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना है। प्रधानमंत्री ने पहले 25,000 बीमा सखियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 18 साल से 70 साल तक की महिला बीमा सखी बन सकती है। वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और पॉलिसी के कमीशन के अलावा महिलाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। पहले साल हर महीने 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प में नारी शक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग, हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। बागवानी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए करनाल में बनने वाले महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी। ये विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में भी आज बीमा सखी योजना की शुरुआत हुई। इस योजना को लेकर वाराणसी की महिलाओं में काफी उत्साह है। भी 10th पास करके यहाँ पे काम कर सकते हैं LIC से जुड़ के। साथ में जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो साल में 7,000, फिर नेक्स्ट ईयर 6,000, फिर उसके बाद 5,000 प्लस कमीशन मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है अगर हम काम करेंगे तो। बीमा सखी योजना स्कीम लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा हमारी देश की महिलाओं के लिए, जिनके पास कुछ करने को नहीं है, वो इस चीज़ में शामिल होकर अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकती हैं। ये सखी बीमा से एजेंट बनने के बहुत अच्छा मौका मिला है और आमदनी करने का, घर परिवार बाहर भी, मतलब पढ़ाई करते हुए, वर्क करते हुए भी एक दूसरे से मिल करके बहुत अच्छे तरीके से हम बीमा कर सकते हैं और एक आय अच्छा कमा सकते हैं। महिलाओं के लिए वर्क करने को नहीं था, 10th पास महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं और घर बैठे बीमा कर सकती हैं। अपने अगल बगल दोस्त यार मित्र से मिलके घर परिवार में बीमा कर सकती हैं बहुत आसानी से। संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। वो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल कल यानी कि 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। संजय मल्होत्रा फिलहाल वित्त मंत्रालय में सचिव राजस्व हैं। पुरातत्व विभाग ने 250 ऐसी संपत्तियों की सूची तैयार की है जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। पुरातत्व विभाग इसे लेकर दोबारा JPC के सामने अपनी बात रखने की तैयारी कर रहा है। क्या है पुरातत्व विभाग का इस मुद्दे पर रुख, इस पर बात की हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह ने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ने भी अपनी बातें जो है JPC जो वक्फ बोर्ड बनी उसके सामने अपनी बातें रखी हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्वाइंट DG पुरातत्व विभाग की नंदिनी भट्टाचार्य जी। आइए उनसे बात करते हैं।
मैडम, एक मीटिंग हो चुकी है आपकी वक्फ पर बनी जेपीसी के साथ, क्या रहा वहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो हमारे जुरिस्डिक्शन में जितने मॉन्यूमेंट्स आते हैं जो वक्फ बोर्ड के पास में भी है या वक्फ बोर्ड के अंडर भी हैं, तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स का लिस्ट दिया उन्होंने जेपीसी का, एंड वो लिस्ट हम लोगों को उसके हिसाब से करीब 250 प्रॉपर्टी उसमें आते हैं जो इनलिस्टेड है। अमासरा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, जो 1958 में फॉर्मुलेटेड हुआ था, इस एक्ट के तहत हम हर एक जगह पे ये डिसाइड करते हैं कि जो भी नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट है उसको हम अपने एज नेशनली इम्पॉर्टेंट सेंट्रल मॉन्यूमेंट हम डिक्लेयर करें या नहीं, एक नेशनल स्मारक उसको हम डिक्लेयर करें कि नहीं, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस डिक्लेयर करे कि नहीं। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं। अब 1995 के पहले बने हुए ऐसे बहुत, क्योंकि हमारे मॉन्यूमेंट्स अपने देश के बहुत पुराने हैं। एएसआई का अगर वक्फ बोर्ड से अगर कोई किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो क्या जेपीसी सफिशिएंट है उस विवाद को हल करने, या इसके कोई आगे की रास्ते? क्योंकि पूरे देश का सवाल रहता है और कई ऐसे जगहें रहती हैं जहां पर कि आपस में प्रॉपर्टी किसकी है, किसका क्लेम है, इसको लेकर चर्चा रहती है। तो क्या जेपीसी सफिशिएंट है या उसके आगे भी एएसआई ने सोचा है? भारत सरकार के बनाए हुए जितने भी हमारे पास में डिपार्टमेंट्स है, वो ये बोलने में कम से कम मैं आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू ये बोलने के लिए कि किसी विवाद के कंडीशन में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, पर मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हमारे जितने भी स्मारक हैं, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये हम लोग मेंटेन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं अंडर द एक्ट ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। तो ये थे जॉइंट डायरेक्टर डीजी नंदिनी भट्टाचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से जो वक्फ पर जेपीसी बनी है उसको लेकर क्या रुख रहने वाला है एएसआई का और किस प्रकार से उन्होंने अपने विषय को रखा है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक रहे हैं समाचार। राज्यसभा के सभापति ने कल सुबह 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में यह फॉर्मूला निकालने की कोशिश होगी कि कैसे सदन में गतिरोध खत्म हो और कामकाज सुचारू रूप से चल सके। संसद के मौजूदा सत्र में पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार कई मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है, जिसकी वजह से उच्च सदन में कामकाज में रुकावट पैदा हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशी फंडिंग को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा होता रहा और अब सदन जो है बिल्कुल चलने नहीं दिया जा रहा है, विदेशी फंडिंग का जो मसला है उसको बीजेपी ने उठाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर लगे हैं। ये जो भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है और अब सदन चलने पर भी रोक लगाने का काम ये किनके इशारों पर हो रहा है और ये फंडिंग कहाँ कहाँ तक मजबूर कर रही है इन विपक्ष के नेताओं को कि हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ ना उठने दी जाए। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, आप जांच करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जांच की बात ही नहीं, रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट है। और कम से कम अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कांग्रेस को इस पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश के सामने बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी
कि विदेशी फंडिंग लेना जरूरी था। चलिए, बहुत शुक्रिया पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने विदेशी फंडिंग की। कैमरामैन अनिकेत के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज़ के लिए। इंडी गठबंधन के संसद भवन परिसर में अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान आज टीएमसी के अलावा समाजवादी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी भी नदारद रही। इस पर तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद से डीडी न्यूज़ के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हमारे साथ हैं। ये मुद्दा बार बार उठ रहा है कि जो नेतृत्व है इंडी गठबंधन का, अब वो कांग्रेस से इतर किसी दूसरे दल को दिया जाना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहोगे? देखिए, यह बात इंडिया गठबंधन के कई लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि ममता बनर्जी को अब अध्यक्षता करनी चाहिए। यहां तक कि भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, सबसे पुराने और वरिष्ठ पिता तुल्य माननीय शरद पवार जी ने भी इस विषय को कहा है कि ममता बनर्जी को अब इंडिया ब्लॉक का अध्यक्षता करनी चाहिए, लीड करनी चाहिए। आप देखें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की हिंदुओं के बारे में बेतुका और घटिया बयान को लेकर हिंदू समाज में काफी नाराजगी है। इल्तिजा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने भगवान राम और पूरे हिंदू समाज की अवहेलना करी है। उन्होंने अपशब्द कहे भगवान राम को लेकर। पूरा हिंदू समाज पूरे विश्व में आहत हुआ है और इसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित और जो कश्मीरी हिंदू इस समय कश्मीर में रह रहे हैं, उनमें भी डर का माहौल आ गया है। तो इसलिए हमने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी है, एक एफआईआर की कोशिश करी है कि इल्तिजा मुफ्ती अपने बयानात को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो है वो नफरत नहीं सिखाता और हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, वो नफरत का माध्यम नहीं बनना चाहिए। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम पे विश्वास करता है कि पूरा कायनात एक परिवार है। इसलिए धर्म के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और ना मैं समझता हूँ। कट्टरपंथता जो है वो किसी भी धर्म के लिए अलामत है और कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, कुछ लोग वो हर धर्म को बदनाम करते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली बार कमर्शियल विमान की लैंडिंग कराई गई। अगले साल अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने के लिए जोर शोर से काम चल रहा है और इस बारे में विशेष जानकारी के लिए डीडी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर ने इसका जायजा लिया। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे ऐतिहासिक पल आज हुआ है और आज पहली वैलिडेशन जो फ्लाइट है वो यहां पर आज लैंड की है और इंडिगो की ये फ्लाइट रही। तकरीबन 1 बजे के आसपास इसने वहां से उड़ना शुरू किया और यहां ये तकरीबन 1:30 बजे के पहले यहां पर इसने इसको लैंड किया है और तमाम जो इंतजार किया जा रहा था इस लैंडिंग का वो आज सफल रही है। काफी स्मूथ लैंडिंग इसने की है और यहां से ये जो आंकड़े हैं ये अब डीजीसीए जाएंगे, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ताकि जो एयर ड्रम है उसके लिए यहाँ पर जो है लाइसेंस मिल सके। ये पहली कमर्शियल फ्लाइट है जिसने यहाँ पर लैंड किया है और उम्मीद यह है कि अब ये कुछ दिन तक ये जो है सिलसिला लगातार जारी रहेगा और उसके बाद जब ये डेटा तैयार होगा उसके आधार पर यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत करने के लिए जो है वो अर्जी दी जाएगी। ऐसा अनुमान है कि अप्रैल 2025 में जेवर एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से तमाम सुविधाओं के साथ तैयार होगा अपने आगंतुकों के लिए और ये एयरपोर्ट इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो मथुरा, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन जैसे तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज हैं और इसके साथ साथ जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा
बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तो विश्व मानचित्र पर न सिर्फ जेवर का एक विश्व पलक पर छाएगा जेवर, बल्कि आसपास के जो औद्योगिक है क्षेत्र का विकास होगा, जिससे तमाम जो रोजगार की संभावनाएं भी हैं वो यहाँ के युवाओं के लिए बढ़ेगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, जेवर। केंद्र सरकार की आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना ने लॉन्च के 2 महीने से भी कम समय में कीर्तिमान रच दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए नामांकन का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया है। योजना के तहत मिलने वाली सुविधा से बुजुर्ग बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो रहे हैं। यही वजह है कि योजना के लिए नामांकन करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड 70 वर्ष से उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को अपने लिए प्रतिवर्ष 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा 8 दिसंबर को एक देश एक चुनाव थीम पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत के साथ खर्च में भी कमी आएगी। 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। उसके बाद यह क्रम टूट गया, जिसके बाद बार बार चुनाव कराने से खर्च में बढ़ोतरी हो गई। भारत सरकार द्वारा देश में एक देश एक चुनाव लागू करने की तैयारी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके द्वारा खर्च में बचत, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और विकास कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जयपुर में JECC सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में राजस्थानियों की गौरव गाथा की बात की। इस मौके पर डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने पोलैंड में बसे राजस्थानी बिजनेस प्रतिनिधि से खास बातचीत की। राइजिंग राजस्थान में जो अहम बात है वो है इंडियन डायस्पोरा की, उन राजस्थानियों की, उन मारवाड़ियों की जिन्होंने दुनिया में धूम मचाई है। और ऐसे ही एक ग्रुप आया है पोलैंड से। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। और मेरे साथ हैं अनिल जी। अनिल जी पोलैंड से आए हैं, राजस्थान से आपकी जड़ें हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, हम लोगों ने 30 साल पहले पोलैंड व्यापार चालू किया। अमित जी तो वहीं रहते हैं, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ बट सिटीजन इंडिया का ही हूँ। एक दूसरी कंट्री में जब आप जाते हैं और वहाँ जब आपको अपनापन मिलता है तो आप वहीं के हो जाते हैं। तो आज राजस्थान और पोलैंड के बीच में इतना कनेक्शन हो गया है, क्योंकि बहुत ये कनेक्शन आज का नहीं है, 80 साल से है। जब ही जोधपुर महाराज का महल बना तब उसमें जो पेंटर थे वो पोलिश थे, आज तक वो पेंटिंग प्रिजर्व करी हुई है। तो ये जड़ें बड़ी गहरी हैं। और जब हमने काम चालू किया तब तो वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम और एक्सट्रीम क्लाइमेट की प्रॉब्लम थी, बट धीरे धीरे करके हम उस कंट्री में बसते गए। पोलैंड में किस तरह का बिजनेस है आपका? हम लोगों का भी टेक्सटाइल का है मेनली तो, पर अभी हमने रिसेंटली 2 साल से फूड का, इंडियन फूड को भी प्रमोट करना चालू किया है और उसका भी बिजनेस हम पोलैंड के अंदर और जर्मनी और पूरे यूरोप में कर रहे हैं, बट सारा गवर्न पोलैंड से होता है। आपका गेस्ट ऑफ ऑनर बोल के मान बढ़ाया है, अपने देश में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अद्भुत। एंड जो है समय ऐसा है कि देखिए, नए भारत में नया विजन है और नई एनर्जी है। उस एनर्जी के साथ सब मिलजुल के भारत का विकास और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं ग्लोबली। आपका किस तरह का बिजनेस है पोलैंड में? हमारा ग्रुप जो है शारदा ग्रुप, राजस्थान से है, भीलवाड़ा से, और हमने यूरोप में धूम मचा के रखी हुई है। ऐसे बोल सकते हैं कि 3 डेकेड से जब कोई सोचता नहीं था यूरोप में बाहर बिजनेस करने की, तब हमने शुरुआत की। तो 30 साल -30 डिग्री में ग्रुप ने जो है काफ़ी टेक्सटाइल्स, एंड यूज जो है टेक्सटाइल्स का वो है मिलिट्री में, आर्मी में, रेलवेज में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में जो है हमने भारत का कपास और भारत के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पहुँचाए हैं। तो आपने सुना, ये है उन मारवाड़ियों का जीवट, ये है उनकी दिलेरी कि अपने देश को छोड़कर इन्होंने यूरोप में एक अलग मकाम बनाया है।
कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल देश में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रसार भारती सचिवालय में भी पखवाड़ा मनाया गया था। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था, जिनके विजेताओं को प्रसार भारती सचिवालय में सम्मानित किया गया। प्रसार भारती सचिवालय द्वारा सोमवार को राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की विभिन्न विधाओं में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि हिंदी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है, जो सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का काम कर रही है। हिंदी हम सबको सीखनी चाहिए और हिंदी चूंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको हमारे संविधान ने, हमारे जो बाद में हमारे पार्लियामेंट ने, सबने इसको अडॉप्ट किया, इसको अपना प्रारूप को इसको अंगीकार किया है कि हमको हिंदी का ही उपयोग करना है और हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो हमारा सबका एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते भी और इस देश के एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते भी, आप सब अपने हमारे इस देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, सबका हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी को बढ़ावा दें। हिंदी जरूर सीखिए ताकि ये जो एक पुल का काम करे देश में, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ने का, एक हमारी विरासत से हमको जोड़े रखने का, उसको हम लोग सब लोग मिलके आगे बढ़ाते रहें। कार्यक्रम में मौजूद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि राजभाषा को देश की प्रगति से जोड़कर देखना चाहिए। जिन देशों ने अपनी भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन देशों में सुदूर क्षेत्रों से भी जो बच्चे निकल कर के आगे आते हैं, उनको भाषा की वजह से एक ये सुविधा, ये सुगमता प्राप्त होती है कि वो दुनिया भर में जितनी चीज़ें हो रही हैं, जो भी नए शोध या अनुसंधान हो रहे हैं, जो भी नए विकास हो रहे हैं, उनको अपनी भाषा में उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए राजभाषा के प्रचार, राजभाषा के विस्तार का काम हम लोगों को केवल एक कानूनी या सरकारी दायित्व समझकर ना करके बजाय ये ज़रूरी है कि हम उसको अपने देश की प्रगति के विषय से जोड़ करके हमेशा देखें। पुरस्कार वितरण समारोह में प्रसार भारती के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा दूरदर्शन महानिदेशक कंचन प्रसाद एवं आकाशवाणी महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।